गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। हम लोग फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का 7th लेक्चर देखने वाले हैं और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन करता है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है। उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, उस फोर्स को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर वही चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मोशन करे, परपेंडिकुलर मोशन करे या किसी अदर एंगल पर मोशन करे तो उसका पथ कैसा होता है, उससे रिलेटेड फार्मूले क्या होते हैं। और ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग पूरा लेक्चर देखिए और इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग देख रहे हो कि जे 2010 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, नीट 2001 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड ये तो मैंने 2 क्वेश्चन दे दिया है आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस लेक्चर को आप पूरा देखिए और पूरा देखेंगे तो इन क्वेश्चंस को आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर हम लोग फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से मिटा रहा हूं मैं इसको। आप लोग इसको खुद से लगाएंगे और लेक्चर देखने के बाद आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसे। चलिए, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन करता है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है। जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन करता है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है और उस फोर्स की वैल्यू F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होती है। क्यू वी क्रॉस बी ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गति कर रहा है, इसलिए इस फोर्स को हम लिख दे रहे हैं Fm मींस मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी। व्हाट इज क्यू? क्यू इज द चार्ज। क्यू क्या है? चार्ज है, पार्टिकल का चार्ज। v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, b इज द मैग्नेटिक फील्ड। और हम लोग जानते हैं v क्रॉस b लिखा हुआ है, हम लोग जानते हैं कि कहीं पर भी अगर a क्रॉस b होता है तो a क्रॉस b इक्वल टू क्या हो जाता है? a b sin थीटा ये होता है। तो यहां पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? Fm इक्वल टू q v b sin थीटा ये लिख सकते हैं। यहां पर थीटा क्या होता है? a और b के बीच का एंगल। तो यहां से हम लिख सकते हैं वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन v एंड b, v और b के बीच का एंगल होता है। और हम लोग एक चीज ये भी जानते हैं कि जो a क्रॉस b होता है वो a क्रॉस b की डायरेक्शन a के भी परपेंडिकुलर होती है और b की भी परपेंडिकुलर होती है। हम लोग ये जानते हैं कि a क्रॉस b की डायरेक्शन a के भी परपेंडिकुलर और b के भी परपेंडिकुलर होती है। मतलब v क्रॉस b लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि v क्रॉस b का मतलब क्या? fm की जो वैल्यू होगी वो fm की जो डायरेक्शन होगी fm ये परपेंडिकुलर होगा v के भी और fm परपेंडिकुलर होगा b के भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग इंपॉर्टेंट नोट करके आप लोग लिख सकते हैं। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इंपॉर्टेंट नोट। ये इंपॉर्टेंट नोट है। पहला, एफ एम इज परपेंडिकुलर टू वी, एफ एम इज परपेंडिकुलर टू बी मींस जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है। वेलोसिटी और फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इसको हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। दूसरा पॉइंट ये है, यहां से आप लोग अगर साफ साफ देखें तो क्या है कि एक चार्ज है, वो चार्ज अगर v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, अगर कोई चार्ज v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही अप्लाई होगा, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ या इनवर्ड डायरेक्शन या आउटवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अप्लाई किधर होगा? परपेंडिकुलर, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है।
तो मान लीजिए कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है एफ, और अब इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मींस वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी इधर है, मींस डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है और फोर्स की डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन ये है। तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, इनके बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। और हम लोग जानते हैं वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा ये होता है, और यहां से क्या हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट ये फोर्स, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, मींस वर्क डन कितना आ गया 0। मींस हम यहां से लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज 0, मींस कोई भी मैग्नेटिक फोर्स होगा, अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो जो फोर्स होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और जब परपेंडिकुलर होगा तो वर्क डन कितना होगा 0 होगा। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। अब आप लोग सोचिए कि अगर वर्क डन 0 है, जब वर्क डन 0 है इसका मतलब ये है क्या है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कब होगा जब वर्क डन होगा, और वर्क डन 0 है इसका मतलब क्या है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। और अगर आप लोग काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू क्या होता है हाफ mv²। अब आप लोग इस फार्मूले से देखिए, क्या पार्टिकल का मास तो चेंज नहीं हो सकता, मास तो चेंज नहीं होगा, और मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। वेलोसिटी अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, बट यहां से हमने देख लिया काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी भी सेम रहेगी। तो वेलोसिटी रिमेन्स सेम, वेलोसिटी remains same, मीन्स वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। कोई भी पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मोशन कर रहा है तो उस पर कोई भी फोर्स लगे, कितना भी फोर्स लगे, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, और वर्क डन क्या होगा बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज 0। क्यों? क्योंकि Fm इज परपेंडिकुलर टू V, Fm इज परपेंडिकुलर टू B। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने 2001 में आया हुआ क्वेश्चन तो जो था CPMT में आया हुआ था, नीट में आया हुआ था, वो क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। आप लोग अब उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं और आंसर कमेंट कर दीजिए। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन मींस Fm इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है, ये तो हम लोगों का फार्मूला हो गया, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा ये इतना हो गया। अब ये फोर्स कब कब 0 हो सकता है ये भी हम लोग देख लेते हैं, कुछ और कंडीशन देख लेते हैं फोर्स कब कब 0 हो सकता है। इफ Q इक्वल टू 0 हो जाए, इफ Q इक्वल टू 0 मींस Q इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल जो है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल पार्टिकल है, देन Fm इक्वल टू 0, और जब Q ही 0 हो जाएगा तो Fm भी क्या हो जाएगा 0, Q के स्थान 0 पुट करो, पूरा का पूरा 0। सेकंड पॉइंट, इफ V इक्वल टू 0 मींस चार्ज इन रेस्ट, V इक्वल टू वेलोसिटी ही 0 है, चार्ज इज रेस्ट मींस अगर कोई भी चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, मोशन नहीं कर रहा है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा 0, V की वैल्यू 0 तो पूरा का पूरा 0। थर्ड पॉइंट, इफ B इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0 मींस अगर मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, कोई भी चार्ज चाहे रेस्ट में हो या मोशन में हो, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो क्या हो जाएगा Fm इक्वल टू 0, तब भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। फोर्थ केस और इंपॉर्टेंट केस, इफ थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, थीटा है क्या V और B के बीच का एंगल है,
V और B के बीच का एंगल है। अगर थीटा 0 है इसका मतलब क्या है कि V और B दोनों पैरेलल हैं, मींस V इज पैरेलल टू B। ओके, या थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या है कि V और B एंटी पैरेलल है। V इज एंटी पैरेलल टू B, मींस एक इस तरीके से है, B अगर इस डायरेक्शन में है तो V क्या है, इस डायरेक्शन में। दोनों एक दूसरे के पैरेलल है बट अपोजिट डायरेक्शन में। V थीटा इक्वल टू 0 या थीटा इक्वल टू 180, देन Fm इज इक्वल टू 0। ओके, मींस अगर थीटा की वैल्यू 0 हो गई, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। साइन 0 की वैल्यू 0, पूरा का पूरा 0। साइन 180, और ये अगर थीटा की वैल्यू 180 हो गई तो साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है और Fm इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ओके, अब हम लोग डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, Fm की डायरेक्शन क्या होगी? Fm की डायरेक्शन निकालने के लिए Fm को यहीं से हम लोग देख सकते हैं। एक मेथड तो बहुत बेसिक मेथड है, Fm इक्वल टू Q V क्रॉस B। Fm की डायरेक्शन क्या होगी, जो V क्रॉस B की डायरेक्शन होगी। और V क्रॉस B, A क्रॉस B की डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि A क्रॉस B है तो स्क्रू लीजिए और उस स्क्रू को A से B की तरफ घुमाइए। A से B की तरफ घुमाइए। अगर स्क्रू अंदर की तरफ जा रहा है जिसका मतलब A क्रॉस B की डायरेक्शन मींस Fm की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। अगर स्क्रू बाहर आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ। मींस पहला रूल हो गया स्क्रू रूल। स्क्रू रूल, स्क्रू रूल क्या है कि एक इस तरीके से है B और इस तरीके से है B, V, इनके बीच का एंगल थीटा है। ये V है और ये B है, ये दोनों डायरेक्शन है। हमें स्क्रू रूल से निकालना है तो V से B की तरफ स्क्रू लीजिए और उस स्क्रू को V से B की तरफ घुमाइए। V से B की तरफ घुमाएंगे तो पेंच क्या होगा, अंदर जाएगा। और जब V से B की तरफ घुमाएंगे तो पेंच अंदर की तरफ जाएगा, स्क्रू अंदर की तरफ जा रहा है, मींस मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, अंदर की तरफ। Fm की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ। ओके, दूसरा रूल होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझने के लिए बहुत ही सिंपल है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझने के लिए ये F है, ये B है और ये I। F B I इस तरीके से आप लोग याद रखिए। F B I मींस ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मींस फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। I ये क्या होगी, करंट की डायरेक्शन या मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को शो करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज या अपोजिट टू द मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, या हम कहेंगे करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। तब ये क्या होगा, उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, मींस if the forefinger represent the direction of magnetic field and middle finger is represent the direction of current या positive motion of positive charge, then thumb represent the direction of force. Okay, forefinger represent the magnetic field, middle finger represent the current or direction of motion of positive charge, then thumb represent the direction of force. इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। ये F, ये B और ये I। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, B की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन में होगा। ये किस डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में। मिडिल फिंगर या मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तब ये क्या होगा, Fm की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब दूसरा, ये सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल ये भी होता है। थर्ड रूल आप लोग का होता है और जो सबसे आसान भी होता है, राइट हैंड पाल रूल।
राइट हैंड पाल रूल। राइट हैंड पाल रूल, राइट हैंड पाल रूल क्या होता है? राइट हैंड पाल रूल बहुत सिंपल, अगर ये फोर फिंगर, अगर ये चारों उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, अगर ये चारों उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, थंब मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज मींस करंट की डायरेक्शन में हो, तो पाल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पाल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी हम लोग एग्जांपल भी देख लेंगे। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि मान लीजिए ये थंब है, सही डायग्राम नहीं बन रहा है, ये हाथ बना है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्या रिप्रेजेंट करें? चारों उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें, ये करंट की डायरेक्शन को या मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को। तो ये पाल जो है वो पाल रिप्रेजेंट करेगा द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ओके, ये आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। ओके, अब हम लोग एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इसी का, कि डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, अब आप लोग इसको समझ गए होंगे कि अगर क्रॉस लगा हुआ है इसका मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इस तरीके से इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है बी, और इसमें एक पॉजिटिव चार्ज Q इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। अगर इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, V की डायरेक्शन ये है, मींस पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ये है, इधर मोशन कर रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा? हम लोग राइट हैंड पाल रूल लगाते हैं। चारों उंगलियां किधर होंगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की डायरेक्शन में है। ये थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा? थंब हमारा करंट की डायरेक्शन या मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या है? इधर, मतलब ये इधर घूम गया। अब फोर्स किधर लग रहा है? पाल क्या रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स। फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। फोर्स यहाँ पर जो लगेगा वो फोर्स की डायरेक्शन होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स F। ओके, ऐसे ही हम लोग दूसरा भी देख सकते हैं। मान लीजिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, डॉट से रिप्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और एक पॉजिटिव चार्ज Q है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। अब इस पर फोर्स किधर लगेगा? यही राइट हैंड पाल रूल। चारों उंगलियां किधर रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये अंगूठा किधर होगा? मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ। इस तरीके से हम घूम जाते हैं। चारों उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बाहर की तरफ, अंगूठा नीचे की तरफ। फोर्स किधर लग रहा है? इधर की तरफ लग रहा है। संभाल करके हाथ घुमाइएगा, नहीं टूट सकता है भाई हाथ, आप लोग संभाल करके। इधर की तरफ लगेगा, मींस यहाँ पर हम लिख कर सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। और भी एग्जांपल आप लोग देख लीजिए भी। मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड हर कंडीशन, उससे ज्यादा कंडीशन पॉसिबल ही नहीं होगी, मैं हर कंडीशन करवा दूंगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है जो इस तरीके से मोशन कर रहा है, इस तरीके से मोशन कर। अब इसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अब ये समझना है। चारों उंगलियां क्या होंगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। अंगूठा क्या होगा? मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, तो पाल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अंदर की तरफ। मींस यहाँ पर जो फोर्स होगा उस फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, FM। यहाँ पर मैं क्रॉस बना रहा हूँ। क्रॉस का मतलब क्या है कि फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में है। दूसरा भी आप लोग एक केस ये भी देख लीजिए इस तरीके से। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज Q, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। अब फोर्स किधर लगेगा? फोर्स इधर, या कि हम फोर्स कर देते हैं इधर, चाहे इधर कर दो, फोर्स इधर कर दो, फोर्स नहीं,
v इधर कर दो। अब देखो चारों मूलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये इधर की डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। अगर उधर की तरफ करते तो ये फोर्स क्या होता, बाहर की तरफ होता। इधर की तरफ था पहले तो फोर्स किधर लगता, बाहर की तरफ। अब डायरेक्शन इधर हो गया है तो फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ। मींस यहाँ पर जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स वो किस डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में। अब आप लोग फोर्स की डायरेक्शन कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, फोर्स की डायरेक्शन पूछेगा तो फोर्स की डायरेक्शन आप लोग आराम से बता सकते हैं कि इनवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। आप लोग जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। नोट कीजिए जल्दी से, मिटा दें। चलिए मिटा रहे हैं हम, एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हमें इस तरीके से गिवन है, एक क्वेश्चन है हमें दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड है 2I + 3J। मैग्नेटिक फील्ड ये दिया हुआ है, वेलोसिटी हमें दिया हुआ है 3J + 2K -2K। ये हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ, ये वेलोसिटी दी हुई है। चार्ज Q की वैल्यू कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए E दिया हुआ है, मींस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, या कि ले लीजिए 1 कूलम ले लीजिए, Q = 1 कूलम दिया हुआ है। अब हमें मैग्नेटिक फोर्स F निकालना है। मैग्नेटिक फोर्स निकालना है तो मैग्नेटिक फोर्स निकालने का तरीका अभी हम लोग जानते हैं। Fm = क्या होता है, अभी फार्मूला देखेंगे, F = Q V क्रॉस B, यही तो होता है Fm = Q V क्रॉस D। ओके, ये होता है। और यहां से आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, मींस Fm = Q की वैल्यू 1 हो जाएगी, V की वैल्यू है 3J - 2K, और क्रॉस B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू है 2I + 3J। अब A क्रॉस B करना मैंने आप लोगों को 11th में सिखाया था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, A क्रॉस B करना है या V क्रॉस B करना है, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करना है। V क्रॉस B हम यहाँ साइड में कर रहे हैं, तो V क्रॉस B करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से I J K लिखते हैं। फिर V, सबसे पहले V है तो V का लिखेंगे, J के नीचे 3 और K के नीचे -2, I नहीं है तो उसके नीचे 0, B में यहाँ पर 2 और J में 3 और K में क्या हो जाएगा 0। या अब यहाँ से आ जाएगा V क्रॉस B = क्या हो जाएगा, पहले I कैप ले लेते हैं, ये और ये छोड़ देते हैं, इसका ये 0 -6 -J, ये और ये छोड़ देंगे, ये 0 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस K, इसको क्रॉस कीजिए तो 0 -3 2 जा 6, ये आ जाएगा। मतलब ये आ जाएगा 6I - 4J - 6K, ये आ जाएगा। मींस Fm की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 6I - 4J - 6K, ये इतना आ जाएगा। अगर हम मॉड लेना चाहें इसका तो मॉड लेंगे तो Fm = क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, या -4 का स्क्वायर, आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, और उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। ओके, अब अगर यहीं पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता, जैसा कि आप लोगों को अभी मैंने पहला क्वेश्चन दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, वहां पर अगर इसको थोड़ा सा चेंज करता और यहां पर अगर लिख देता xi - 2j, और एक चीज ये बोल देता कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, मींस V इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड B। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तब क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है 1 कूलम, वो इस वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कर रहा है, और जो V है वो B के परपेंडिकुलर है, तब x की वैल्यू हमें बताना है। आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन जो जेई में आया हुआ था।
यक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब v और b परपेंडिकुलर हैं, हम लोगों ने 11th में पढ़ा है कि जब वेक्टर a और वेक्टर b दोनों परपेंडिकुलर होंगे, मींस a इज परपेंडिकुलर टू b, देन a डॉट b इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। a डॉट b इक्वल टू 0। यहां दिया हुआ v इज परपेंडिकुलर टू b, v इज परपेंडिकुलर टू b, तो इसका मतलब क्या है कि v डॉट b ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। और v डॉट b निकालना मैंने बहुत आसानी से बताया है कि i को i से मल्टीप्लाई कर देते हैं, j को j से मल्टीप्लाई करते हैं और k को k से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर लेते हैं, इक्वल टू 0 आ जाएगा। a डॉट b या v डॉट b निकालने का तरीका i दोनों है, तो i को i से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 2x, और ये माइनस हो जाएगा, और 3 टू जा j का j से, तो 3 टू जा 6 हो जाएगा इक्वल टू 0, और यहां से हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/2, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ओके, अगर यहीं पर वेलोसिटी के स्थान पर एक्सीलरेशन दे देगा, तब भी जो एक्सीलरेशन होता है वो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, वही डायरेक्शन होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। चाहे हम यहां पर कहें कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू b, या हम कहें एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू b, एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू b, और जब एक्सीलरेशन और ये दिया होगा तब भी और दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो क्या हो जाएगा, a डॉट b इक्वल टू 0, एक्सीलरेशन और डॉट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। यही फार्मूला लगेगा आप लोगों के फर्स्ट क्वेश्चन में जो अभी मैंने दिया था। ओके, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, परपेंडिकुलर या किसी अदर एंगल पर एंटर कर रहा है, तब क्या फार्मूला होगा और किस पथ पर चलेगा। नोट कीजिए, पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का पथ। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब कोई आवेशित कण गति करता है, चार्ज पार्टिकल मोशन करता है, तो उसका पथ कैसा होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने के लिए हम लोग 3 कंडीशन बनाएंगे। पहली कंडीशन, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मोशन कर रहा है। सेकंड कंडीशन, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है। थर्ड कंडीशन, जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कोई ना कोई एंगल बन रहा है, मींस एक दूसरे से किसी एंगल पर इंक्लाइंड है, तो ये तीसरी कंडीशन होगी। तो हम लोग चलिए फर्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं, व्हेन v इज पैरेलल टू b, जब v और b पैरेलल हैं, जब v b के समांतर है, जब v पैरेलल है b की, तो जब v b के पैरेलल है, तब हम लोग अभी इससे पहले देख चुके हैं, तब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री या 180 डिग्री, 0 डिग्री या 180 डिग्री, यही होगी। इसके लिए हम लोग देखते हैं, हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, और उस फोर्स की वैल्यू होती है F इक्वल टू Q V क्रॉस B, ये वैल्यू होती है F इक्वल टू Q V क्रॉस B। और यहां से हम लोग रिजल्ट निकालते हैं कि Fm जो है वो V के भी परपेंडिकुलर है और Fm B के भी परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर है। और यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं F इक्वल टू Q VB sin theta, where theta is the angle between V and B. ओके, अब यहां पर हमने कंडीशन ही ले लिया कि जब V और B दोनों पैरेलल है मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री, मींस इस तरीके से है ये मैग्नेटिक फील्ड, ये किसकी डायरेक्शन है, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये प्लस Q चार्ज इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। अगर ये प्लस Q चार्ज v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, v भी इसी डायरेक्शन में, दोनों ही इसी डायरेक्शन में, और जब दोनों ही एक ही डायरेक्शन में हैं तो f की वैल्यू कितनी होगी, f की वैल्यू होगी Q VB sin थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी 0, और थीटा की वैल्यू 0 होगी तो Fm की वैल्यू 0 हो जाएगी। या मान लीजिए कि कोई भी चार्ज पार्टिकल ये है, ये इस डायरेक्शन में मोशन ना करके इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है,
जब ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा था तब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री थी। इस डायरेक्शन में एक, इस डायरेक्शन में एक, इस डायरेक्शन में तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री। और इस केस में भी क्या होगा, Fm इक्वल टू QVB sin 180, और sin 180 की वैल्यू 0 होती है, और जब sin 180 की वैल्यू 0 होगी तो Fm की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मीन्स कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। जब कोई भी चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मोशन करता है तो उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता है। और तो इसका ट्राजेक्टरी कैसा होगा, प्रक्षेप पथ कैसा होगा, ट्राजेक्टरी प्रक्षेप पथ, प्रक्षेप पथ कैसा होगा, प्रक्षेप पथ इसका कैसा होगा। अब आप लोग देखिए भाई, चार्ज इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और जब इस पर कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रहा है, जब कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रहा है, उसे रोकने वाला कोई है ही नहीं, तो जिधर जा रहा है उधर चलता चलता चला जाएगा, उसे कोई नहीं रोकेगा। मतलब ये इधर जा रहा है इधर ही चला जाएगा। मतलब इसका पथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा पथ होगा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा होगी। ओके, स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा। इसको आप लोग समझ गए। सेकंड केस भी हम लोग देखते हैं। सेकंड केस क्या है, व्हेन v इज परपेंडिकुलर टू v, जब v b के लंबवत हो, मींस जो v है वो b के परपेंडिकुलर है, v b के परपेंडिकुलर है, और इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो Fm की वैल्यू क्या हो जाएगी, QVB sin 90। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, मतलब ये Fm की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और ये हो जाएगा QVB। ये इतना फोर्स लगेगा जब VB के परपेंडिकुलर होगा। जब VB के परपेंडिकुलर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और Fm इक्वल टू क्या हो जाएगा QVB sin 90, और sin 90 की वैल्यू 1 होती है तो Fm इक्वल टू QVB, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग डायग्राम से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है, मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है, इस तरीके से इनवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड। अब कोई भी चार्ज है, कोई भी चार्ज इस तरीके से है, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और वो भी v वेलोसिटी से। अब आप लोग देखिए दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मोशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और मोशन इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मोशन इस डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मोशन इस डायरेक्शन में, दोनों परपेंडिकुलर है। अब Fm की डायरेक्शन क्या होगी, अभी अभी हम लोगों ने देखा था Fm की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, राइट हैंड पाल रूल। राइट हैंड पाल रूल क्या होता है, चारों उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अंदर की तरफ है। ये क्या होना चाहिए, थंब, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ मूव कर रहा है तो अंगूठे को इधर की तरफ कर दो। अब पाल रिप्रेजेंट द फोर्स, पाल रिप्रेजेंट द फोर्स, फोर्स लग रहा है, फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लग रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स Fm ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ लग रहा है, मींस अपवर्ड डायरेक्शन। अब आप लोग सोचिए कि जब चार्ज मोशन तो इधर कर रहा है लेकिन इस पर फोर्स ऊपर की तरफ, कोई भी चीज है इधर जा रही है लेकिन उसे ऊपर की तरफ पकड़ करके खींचा जा रहा है तो क्या होगा, अपना पाथ चेंज करेगा। ये जा तो इधर रहा है लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है तो ये इधर ना जा करके थोड़ा सा अपना पाथ चेंज करेगा और वो चेंज करके कुछ इस तरीके का मोशन करेगा, यहां पर पहुंचेगा। और जब ये यहां पर पहुंचेगा तो इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये होगी, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में मींस मोशन की डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स इधर की तरफ। यहां पर जो होगा वो फोर्स कुछ इस तरफ लगेगा, यहां पर लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। ओके, अब जब ये और आगे बढ़ेगा, अब आप लोग देखिए वेलोसिटी इस तरफ, फोर्स इस तरफ, तो ये इस तरफ तो जाएगा नहीं, फोर्स इधर लग रहा है तो कुछ ना कुछ अपना पाथ को चेंज करेगा, और जब ये अपने पाथ को चेंज करता है तो इस तरीके से यहां पहुंचता है, यहां पहुंचता है, और जब यहां पर पहुंचता है तो इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये होती है लेकिन फोर्स की डायरेक्शन,
फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये मोशन की डायरेक्शन में, तो फोर्स अंदर की तरफ, यहां पर भी फोर्स अंदर की तरफ ये लगता है। और जब ये फोर्स अंदर की तरफ, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और इस डायरेक्शन में, तो ये ऐसे तो जाएगा नहीं, ये अपने पाथ को चेंज करता है, ये अपने पाथ को चेंज करके यहां पहुंचता है। यहां पर इसका वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी, लेकिन यहां पर जो फोर्स होगा उस फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, और इस तरीके से ये फिर से यहां पर पहुंचेगा, यहां पर चेंज करेगा अपने पथ को, और ये कुछ इस पथ पर चलता है। यहां पर ये मोशन इस डायरेक्शन में होगा और फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। कैसे, देख लो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉल किधर रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर की तरफ, मतलब इधर की तरफ। तो अब फिर से ये यहां, तो आप लोग देखिए कि ये एक सर्कुलर पाथ पर मोशन करने लगा, मींस ट्रैजेक्टरी कैसी होगी, ट्रैजेक्टरी कैसी हुई, प्रक्षेप पथ कैसा हुआ, सर्किल, ट्रैजेक्टरी कैसी है, सर्किल। इतना आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत है। फिर से देख लीजिए, फिर से समझा रहा हूं भाई, पॉजिटिव चार्ज है, मोशन इधर है, तो हम थंब को इधर इस डायरेक्शन में रखेंगे, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, किधर फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ, यहां पर पहुंचो, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर लग रहा है, इधर की तरफ, यहां पहुंचो, ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, फोर्स इधर लग रहा है, यहां पर देखो फोर्स, वेलोसिटी इधर की तरफ है, फोर्स नीचे की तरफ, यहां पर देखो वेलोसिटी नीचे हो गई, फोर्स इस तरफ लग रहा है। मींस ये कैसे, किस पथ पर घूम रहा है, सर्कुलर पथ पर घूम रहा है, सर्किल को में घुमा रहा है, ट्रैजेक्टरी क्या होगी, सर्किल होगी। अब ये इतना तो समझ गए कि अगर कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है तो एक सर्कुलर पथ पर घूमेगा, एक सर्कुलर मोशन करेगा। लेकिन अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस सर्किल की कुछ ना कुछ रेडियस भी तो होनी चाहिए भाई, इस सर्किल की रेडियस कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो इस सर्किल की रेडियस कितनी होती है, रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट ये जानते हैं, पहले ही 11th में पढ़ चुके हैं, कि जब कोई चार्ज सर्कुलर पथ पर मोशन कब करता है, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पथ पर मोशन तभी कर सकता है जब उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा हो। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स, विदाउट अभिकेंद्र बल, कोई भी चीज वृत्ताकार पथ पर सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता। मींस इसका मतलब है ये सर्कुलर पथ पर मोशन कर रहा है, मींस सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा तो वो फोर्स कहां से प्राप्त हो रहा होगा, इस पर भाई एक ही फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, और इस मैग्नेटिक फोर्स के अलावा और कोई फोर्स इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब है जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो इस मैग्नेटिक फोर्स से ही प्राप्त होगा। मींस ये मैग्नेटिक फोर्स बराबर होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स के, सेंट्रीपिटल फोर्स की। और ये Fm की वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, QVB, और सेंट्रीपिटल फोर्स की भी वैल्यू हम लोग जानते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, mv² अपॉन r, mv² अपॉन r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र बल का फार्मूला होता है। आप सब लोग जानते हो अभिकेंद्र बल mv² अपॉन r होता है। हमें क्या निकालना है, हमें रेडियस निकालना है। r को इधर भेजेंगे, r को इधर, यहां से एक v और एक v कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से इसे कैंसिल कर दीजिए, इस v से इस v को कैंसिल कर दीजिए, r को इधर भेज दीजिए। जब r इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा mv अपॉन qv, ये आ जाएगा mv अपॉन qv। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। r मींस ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहां पर क्या है, ये है रेडियस of the circular path, m is the mass of the charged particle, v is the velocity of the charged particle, q is the charge of the charged particle, v is the magnetic field, b is the magnetic field। ओके, ये इतना। और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये समझ में आ रहा है कि जो r है ये r v के प्रोपोर्शनल है, आर वी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। मींस यहां से ये समझ में आ रहा है कि v अगर ज्यादा होगा, मींस वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो रेडियस भी ज्यादा होगी, अगर वेलोसिटी कम तो रेडियस कम, वेलोसिटी ज्यादा तो रेडियस ज्यादा, वेलोसिटी कम तो रेडियस कम। मींस ये सोचो, थोड़ा सा
प्रैक्टिकली सोचो, इमेजिन करो, इमेजिन ये करो कि अगर कोई भी चार्ज है जो धीरे धीरे आ रहा है, कोई भी चार्ज इस तरीके से धीरे धीरे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, जब वो चार्ज धीरे धीरे आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करेगा तो उसकी वेलोसिटी बहुत कम है, वेलोसिटी बहुत कम है, वेलोसिटी बहुत कम है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो वेलोसिटी कम होने के कारण वो छोटे से वृत्ताकार पथ पर घूम जाएगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल है अगर उसकी वेलोसिटी कम है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है तो वो छोटे वृत्त पर घूमेगा, और अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है जो बहुत तेज आ रहा है, जब वो बहुत तेज आ रहा है तो बड़े वृत्त पर घूमेगा। समझ गए? मीन्स अगर धीरे धीरे आएगा, वेलोसिटी कम तो छोटा वृत्त बना, अगर वेलोसिटी ज्यादा तो बड़ा वृत्त बना। समझ गए? मीन्स वेलोसिटी कम तो छोटे में घूमा, अगर वेलोसिटी ज्यादा तो बड़े सर्किल में घूमा। समझ गए होंगे आप लोग। और अब रेडियस तो हमने निकाल लिया, इस फार्मूले का प्रयोग करके हम ये निकाल सकते हैं कि इसका रेडियस कितना है। और अगर ये सर्कुलर पथ पर घूम रहा है तो इसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड भी होना चाहिए। टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। तो एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा ये अब निकाल लेते हैं हम लोग। एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, मींस टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड टी, और टाइम पीरियड टी, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हम लोग बहुत बचपन से जानते हैं। टाइम टी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप लोग सोचिए कि एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसके पेरीमीटर के बराबर, परिधि के बराबर कवर करेगा। और परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी। आर की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां से, 2 पाई डिवाइडेड बाई वी इनटू आर। आर की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, एम वी अपॉन क्यू वी। यहां से अगर देखिए तो एक वी और एक वी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू वी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। यहां से अगर आप लोग देखिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है, इसको स्टार पॉइंट बना करके आप लोग लिख लीजिए कि टाइम पीरियड इज independent to velocity and radius both। मीन्स जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पर भी डिपेंड नहीं करता और रेडियस पर भी डिपेंड नहीं करता, दोनों पर डिपेंड नहीं करता। जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पर भी डिपेंड नहीं करता और टाइम पीरियड पर भी डिपेंड नहीं करता, दोनों पर डिपेंड नहीं करता। अब इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा थ्योरेटिकली सोचना है, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। इमेजिन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब आप लोग सोचिए टाइम पीरियड जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, मींस चार्ज पार्टिकल चाहे धीरे धीरे आए चाहे चार्ज पार्टिकल तेज आए, लेकिन एक चक्कर कंप्लीट करने का जो टाइम होगा वो फिक्स होगा, वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरी चीज, कोई भी चार्ज पार्टिकल चाहे छोटे वृत्त में घूमे तब भी या बड़े वृत्त में घूमे तब भी, मींस चाहे रेडियस छोटी हो चाहे रेडियस बड़ी हो, लेकिन टाइम पीरियड सेम होगा। टाइम पीरियड छोटे वृत्त का अलग और बड़े वृत्त का अलग अलग नहीं होगा, दोनों वृत्त का, दोनों सर्किल का टाइम पीरियड सेम होगा, लेकिन उनकी रेडियस अलग अलग होगी। अब इसको इमेजिन कीजिए, इमेजिन इस तरीके से, जब चार्ज पार्टिकल धीरे धीरे आ रहा है, जब चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी कम थी तो छोटे सर्किल में घूमा, वेलोसिटी कम तो छोटा सर्किल, और जब छोटा सर्किल था तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगा। क्यों? छोटा सर्किल था तो टाइम कम लगना चाहिए, लेकिन वेलोसिटी भी तो कम है, धीरे धीरे मोशन कर रहा है। और अगर लेकिन जब वो स्पीड में आया तो बड़े सर्किल में घूमा, और जब बड़े सर्किल में घूमा तो हमें टाइम ज्यादा लगना चाहिए, लेकिन उसकी वेलोसिटी भी तो ज्यादा है, और वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण वो जल्दी से घूम जाएगा। जैसे आएगा तेज वेलोसिटी से बड़े वृत्त में जल्दी से घूम जाएगा, और जो अगर धीरे धीरे आ रहा है, वेलोसिटी कम है तो छोटे वृत्त में घूमेगा लेकिन धीरे धीरे घूमेगा। समझ गए होंगे? टाइम पीरियड सेम होगा, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस बोथ। इस टॉपिक से, इस पॉइंट पर
कई सारे क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जा सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो वेलोसिटी दे देगा कि वेलोसिटी v है, बाद में वेलोसिटी 2v हो गई। अब बताइए आप लोग टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा या 2 टाइम्स हो जाएगा, 1.5 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या इंडिपेंडेंट रहेगा मींस t ही रहेगा टाइम पीरियड, ये चीजें। फिर अब यहां से अगर टाइम पीरियड निकल आया, अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हम लोग निकाल सकते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, हम लोग जानते हैं ओमेगा इक्वल टू, हम लोग ये जानते हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं, हम लोग जानते हैं ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी। तो टी इक्वल टू क्या हो जाए, तो 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा इक्वल टू यही होता है, तो डायरेक्ट यही लिख देते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 पाई अपॉन टी, टी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, टी की वैल्यू क्या है 2 पाई m अपॉन क्यू बी। यहां से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू 2, ओमेगा इक्वल टू ये क्यू बी ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा क्यू बी अपॉन एम, ये आ जाएगा। मींस एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी v और b से v और r से मींस वेलोसिटी और रेडियस से इंडिपेंडेंट है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन, तो साइक्लोट्रॉन में हम लोग इस चीज का प्रयोग करेंगे। साइक्लोट्रॉन में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी वहां पर इसीलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर चुके होंगे। इसी से रिलेटेड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है, इंपॉर्टेंट नोट है, उसको भी मैं बता देता हूं। इसको रिमूव कर दूं, जल्दी से नोट कीजिए, ये इधर वाला मैं रिमूव कर रहा हूं। 1 2 3 चलिए। अब हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इंपॉर्टेंट नोट ये है, अभी आप लोग देख चुके हैं कि रेडियस r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, ये हम लोग देख चुके हैं, एम वी अपॉन क्यू बी। अब यहां से हम लोग एक चीज ये भी कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं p इक्वल टू क्या होता है, एम वी, मास इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं, मोमेंटम p, समडेग p। मींस यहां से हम लिख सकते हैं r इक्वल टू एम वी के स्थान पर हम लिख सकते हैं p अपॉन क्यू बी, p अपॉन क्यू बी, ये भी यूज किया जा सकता है, कभी भी इसका यूज करना पड़ सकता है कंपटीशन एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में भी। ओके, अब अगर हमें मान लीजिए ये मोमेंटम भी नहीं दिया है, मास भी नहीं दिया, वेलोसिटी भी नहीं दिया, तो हमें रेडियस निकालना, तो कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए वो मोमेंटम, वेलोसिटी और मास ना देकर काइनेटिक एनर्जी दे दिया, तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के दे दिया तो क्या करना होगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी दे दिया है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो के काइनेटिक एनर्जी से मोशन कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तब उसकी रेडियस कितनी होगी, उसको हम लोग निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को मोमेंटम p इक्वल टू क्या होता है, एम वी, यही होता है मोमेंटम p इक्वल टू एम वी होता है। इसको हम लोग करेंगे, इसका रिलेशन, मोमेंटम का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी से करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इसको m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो m इंटू के इक्वल टू हाफ, m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर आ जाएगा, मींस एम वी का स्क्वायर आ जाएगा। 2 को भी इधर भेज दो, 2m के इक्वल टू एम वी के स्थान p का स्क्वायर कर दो, और यहां से p निकालोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2m के, ओके, अंडर रूट 2m के। अब ये p की वैल्यू यहां पर रख दो, r इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के डिवाइडेड बाई क्यू बी, अंडर रूट 2m के डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2m के डिवाइडेड बाई क्यू बी। ओके, ये भी, लेकिन अगर यही
यहाँ से अगर काइनेटिक एनर्जी दे दिया है तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ से भी हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट के, R इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट के। ओके, लेकिन अगर यही चार्ज पार्टिकल v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर दिया गया है तब क्या होगा? अगर वो कह रहा है चार्ज पार्टिकल q इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v, इफ the charge q is accelerated through a potential difference v, then तब क्या होगा? मीन्स कोई भी चार्ज पार्टिकल है अगर उसे v वेलोसिटी से, v विभवांतर से एक्सेलरेट कर दिया गया है तब हमारा रेडियस क्या हो जाएगी? इसके लिए हम लोग फार्मूला निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि v इक्वल टू w अपॉन q होता है। v इक्वल टू w अपॉन q मीन्स w इक्वल टू v इंटू q होता है। w इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इंटू q। और w क्या है? वर्क डन, और वर्क डन को ही हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। k इक्वल टू v इंटू q मीन्स काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? v इंटू क्यू। अगर v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट किया गया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी v इंटू क्यू, या आप लोग लिख दीजिए q इंटू v। और अब रेडियस क्या हो जाएगी? k के स्थान क्या रख देंगे? क्यू v रख देंगे, अंडर रूट 2m क्यू v डिवाइडेड बाई क्यू v, ये आ जाएगा। अगर ऊपर भी q है नीचे भी q है, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा, वैसे यही इतना रहने दीजिए, आप लोगों को और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा इसे और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2m और q, एक q यहाँ पर गई, q है, अंडर रूट है नहीं, जैसे q इंटू अंडर रूट क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं और q कैंसिल आउट होगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2mv डिवाइडेड बाई q, और b भी अंडर रूट के अंदर जाएगा तो ये b स्क्वायर। ये फार्मूला आ जाएगा। यहां से भी हम लोग लिख सकते हैं कि r इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट v। आप लोगों को एक चीज और मैं बता दूं, इस फार्मूलों को, जितने भी फार्मूले इधर लिखे गए हैं, इस फार्मूले को या इस फार्मूले को या इस फार्मूले को या इस फार्मूले को रटने की जरूरत आपको नहीं है। इसको कॉन्सेप्ट समझना है आपको। अगर रटना है तो इस फार्मूले को रटिए, और इस फार्मूले, ये दोनों फार्मूले जब तैयार रहेंगे, ये तैयार रहेगा, ये आप लोगों को अगर आता रहेगा तो ये अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप तुरंत 1 मिनट के अंदर इस फार्मूले को बना सकते हैं। ओके, तो आप लोग जल्दी से इसे नोट कीजिए। फिर हम लोग थर्ड केस देखते हैं, व्हेन v इज इंक्लाइंड टू b, मतलब जब v और b किसी, दोनों एक दूसरे से किसी एंगल पर इंक्लाइंड हैं। जल्दी से नोट कीजिए। थर्ड केस, व्हेन v एंड b आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, जब v और b एक दूसरे से किसी कोण पर झुके हुए हों तब क्या होगा? तब इसकी ट्रैजेक्टरी क्या होगी, इसका फार्मूला क्या होगा? इसको देखने के लिए हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। यहां पर कोई भी एक चार्ज Q है, यहां पर कोई एक चार्ज Q है जिसका मास m है और चार्ज प्लस q है, और ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। और ये मैग्नेटिक फील्ड से जो एंगल बना रहा है वो एंगल कितना है? थीटा। फिर से ध्यान समझिए, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एक चार्ज है जिसका चार्ज है प्लस q और उसका मास है m, और वो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। और जब इधर की डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तब इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में हम ब्रेक कर सकते हैं। दो कंपोनेंट में ब्रेक करिए तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। दो कंपोनेंट होंगे। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा v पैरेलल, उस v पैरेलल की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से थीटा लगा हुआ है, ये हो जाएगा v cos थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर होगा वो v परपेंडिकुलर हो जाएगा v sin थीटा।
v cos थीटा और v sin थीटा दो कंपोनेंट हो गए। अब हम लोग अभी अभी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट केस में हम लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट केस में पढ़ा था when v and b is parallel, मतलब b पैरेलल थे, v और b पैरेलल है, v और b पैरेलल है, तब ट्राजेक्टरी कैसी है? ट्राजेक्टरी थी स्ट्रेट लाइन। और सेकंड केस में हमने पढ़ा था जब v इज परपेंडिकुलर टू b, जब v b के परपेंडिकुलर था तब ट्राजेक्टरी कैसी थी? सर्किल। मींस यहां पर ये v पैरेलल जो है वो v पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड b के पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड b के पैरेलल है। और जब मैग्नेटिक फील्ड b के पैरेलल है तो कैसा मोशन होगा? जब v b के पैरेलल है तो ट्राजेक्टरी मोशन होगा। मींस v पैरेलल जिसकी वैल्यू है v cos थीटा, v पैरेलल v cos थीटा चार्ज को कैसा मोशन कराएगा? स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल है, पैरेलल होने के कारण उसी डायरेक्शन में, भाई कोई फोर्स ही पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, और जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो चार्ज मूव इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। और जो v परपेंडिकुलर है, v परपेंडिकुलर की वैल्यू है v sin थीटा। अब यहां पर देखिए, ये v sin थीटा ये है और मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये v परपेंडिकुलर और b के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। v परपेंडिकुलर और b के बीच का एंगल 90 डिग्री है। और जब 90 डिग्री है मतलब v b के परपेंडिकुलर है तो कैसा घुमाएगा? सर्किल में घुमाएगा। मतलब v परपेंडिकुलर v sin थीटा चार्ज को किस में घुमाएगा? चार्ज मूव इन ए सर्किल, एक सर्किल में घुमाएगा, एक वृत्त में घुमाएगा। अब यहां पर दोनों चीजें हो रही हैं। यहां पर दोनों चीजें क्या है कि परपेंडिकुलर भी है और ये भी है। मींस ये वाला कंपोनेंट कैसा घुमाएगा? सर्किल में घुमाएगा। ये वाला कंपोनेंट सर्किल में घुमाएगा। ये वाला कैसा घुमाएगा? स्ट्रेट लाइन में घुमाएगा। ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कराएगा। मतलब ये वाला इसी डायरेक्शन में मोशन कराएगा और ये वाला क्या करेगा? ये वाला कंपोनेंट सर्किल में मोशन कराएगा। अब यहां पर दोनों मोशन एक साथ होने चाहिए, सर्किल भी हो और हॉरिजॉन्टल भी मोशन हो। अब यहां पर क्या है, इस तरीके से ये मोशन कराएगा सर्किल में, इस तरीके से ये मोशन सर्किल में कराएगा और ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कराएगा। मींस अब आपको समझना है कि सर्किल में भी हो, मींस अगर सर्किल होगा तो यहां पर अगर कोई पॉइंट है तो सर्किल में इस तरीके से मोशन करके फिर से यहीं पर पहुंच गया, यहां पर है तो इस तरीके से सर्किल में मोशन करके फिर से यहीं पर पहुंच गया। लेकिन अब क्या होगा, ये सर्किल में v परपेंडिकुलर जो v sin थीटा है वो सर्किल में तो मोशन कराएगा लेकिन वो यहां पर नहीं आएगा, यहां पर v पैरेलल भी है, v पैरेलल के कारण वो यहां पर ना मिल करके वो यहां पर आकर के मिलेगा। मींस यहां से शुरू होगा और इस तरीके से वो यहां पर पहुंचेगा, इतना गैप आ जाएगा। और ये जो गैप आ जाता है एक टाइम पीरियड में, जो इतना गैप आ जाता है उसी को हम कहते हैं पिच। उसको हम क्या कहते हैं? पिच। यहां से ये घूमेगा और घूम करके यहां पर पहुंचेगा, फिर ये घूमेगा, फिर यहां पहुंचेगा, फिर ये घूमेगा, यहां पहुंचेगा, फिर ये घूमेगा। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में भी मोशन हो रहा है और सर्किल में भी मोशन हो रहा है, दोनों मोशन हो रहा है। मींस अगर यहां पर हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से मोशन करेगा। इस तरीके से ये मोशन करेगा और ये जो होगा ये होगा पिच, इसी को हम कहते हैं पिच। अब यहां से पिच की डेफिनेशन भी आप लोगों को जानना होगा, चलिए अभी बताते हैं। अब यहां पर भी सारी चीजें होंगी, क्या क्या होंगी? ये सर्किल में भी घूम रहा है तो सर्किल की कुछ ना कुछ रेडियस होना चाहिए, सर्किल में घूम रहा है तो उसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड भी होना चाहिए। दोनों चीजें निकालते हैं। सबसे पहले तो रेडियस निकालते हैं। रेडियस r इक्वल टू क्या होता है? एम वी अपॉन क्यू बी। अभी हम निकाल चुके हैं, एम वी अपॉन क्यू बी ये होता है। लेकिन यहां पर जो v है, v कौन सा है? ये v कौन सा होता है?
जब v b के परपेंडिकुलर होता है तभी तो सर्किल में घूमता है, और ये होता है, मतलब v जो होता है वो b के परपेंडिकुलर होना चाहिए। मींस हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि v को v परपेंडिकुलर हम लिख सकते हैं, क्योंकि यही वाला तो कंपोनेंट है v परपेंडिकुलर जो सर्किल में घुमा रहा है। ये तो हॉरिजॉन्टल मोशन करा रहा है, क्षैतिज गति करा रहा है, यही वाला है जो कि सर्किल में घुमा रहा है। मींस हमारा r का हो जाएगा यम v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय क्यू b, मतलब यम v परपेंडिकुलर के स्थान पर आ जाएगा v sin थीटा डिवाइडेड बाय क्यू b। ये हमारा फार्मूला आ जाएगा r का। टाइम पीरियड t इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2 पाई m अपान क्यू b। यहां पर वेलोसिटी है ही नहीं, जब वेलोसिटी है ही नहीं तो ये चेंज ही नहीं होगा, थीटा है ही नहीं मतलब ये चेंज नहीं होगा, टाइम पीरियड वही उतना रहेगा। अब अगली चीज आती है पिच। पिच कितना होगा ये हमें समझना है। पिच क्या है, पिच हो है क्या, ध्यान समझना। यहां से मोशन करना स्टार्ट किया, यहां पर पहुंचता तो सर्किल हो जाता, लेकिन ये यहां से मोशन करके यहां पर पहुंच रहा है, फिर यहां से मोशन करके यहां पर पहुंच रहा है, फिर यहां से मोशन करके यहां पर, इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में। तो इसकी ट्रैजेक्टरी को क्या कहते हैं, ये जो है ये इसका प्रक्षेप का जो पथ है लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, इसे हम कहते हैं कुंडलिनी या हेलिक्स पथ पर मोशन होगा। मतलब इसकी ट्रैजेक्टरी अगर हम देखें, प्रक्षेप पथ देखें, ट्रैजेक्टरी, तो ये है हेलिकल पथ, हेलिकल पाथ। कुंडलिनी के पथ पर ये चलेगा, कुंडलिनी की तरीके से, मींस इस तरीके से, स्प्रिंग की तरीके से। आप लोग ये समझिए कुंडलिनी या हेलिकल पथ का मतलब है स्प्रिंग, इस तरीके से स्प्रिंग, मतलब आगे भी बढ़ता रहेगा और टर्न भी होता रहेगा, स्प्रिंग की तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। अब पिच, पिच की बात कर रहे थे हम। पिच क्या होता है, यहां से मोशन करना शुरू किया, एक टाइम पीरियड में यहां नहीं आया बल्कि ये एक टाइम पीरियड में वो यहां पहुंच गया, ये जो डिस्टेंस है इसी को पिच कहते हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस कवर किया उसी को हम क्या कहते हैं, पिच। मींस द डिस्टेंस कवर्ड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, horizontal distance covered in one time period, एक आवर्त काल में क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को ही पिच कहते हैं। ध्यान समझ लेना, एक आवर्त काल में क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को ही हम पिच कहते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड इज कॉल्ड पिच। अब पिच का फार्मूला क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मींस क्या होगा, पिच हमें ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड क्या होगी, स्पीड कौन सी होगी, किसके कारण हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, v पैरेलल होगा, तो यहां हो जाएगी v पैरेलल इनटू टाइम, कितना टाइम ले रहा है, वन टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड का मतलब है t, मतलब पिच v पैरेलल की वैल्यू है v cos थीटा इनटू t, t की वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं 2 पाई m अपान क्यू बी, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा पिच का फार्मूला। ओके, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स नोट कीजिए जल्दी से। एक क्वेश्चन यहां पर गिवन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्लस कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से लगाइए इसको। 3 चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेट विद सेम काइनेटिक एनर्जी मूव परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड देयर रेडियाई। मींस एक 3 पार्टिकल हैं, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, 3 हैं, 3 पार्टिकल हैं और ये तीनों पार्टिकल सेम काइनेटिक एनर्जी k से एक्सेलरेट किया गया है। इन तीनों पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी k है
और ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन कर रहे हैं, तब इनकी त्रिज्या का अनुपात निकालना है। त्रिज्या का अनुपात निकालना है मींस रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन और रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये हमें निकालना है। इनके रेडियस का रेशियो निकालना है। ओके, तो इसके लिए हम लोग एक चीज ये जानते हैं कि R इक्वल टू क्या होता है, mv/qb, ये तो होता है, लेकिन यहां पर वेलोसिटी नहीं दिया है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला क्या होता है, √2m डिवाइडेड बाई qb, यही तो फार्मूला होता है। हाँ बिल्कुल, तो ये प्रोटॉन के लिए जब होगा, तो प्रोटॉन के लिए होगा तो ये हो जाएगा √2m, किसका m, प्रोटॉन का m, इंटू के तो सबके लिए सेम है, q किसका, प्रोटॉन का q, ठीक है, किसका, प्रोटॉन का, और मैग्नेटिक फील्ड b ही रहेगी। और ड्यूट्रॉन की जब बात आएगी तो ये क्या हो जाएगा, √2m, ड्यूट्रॉन का मास किसका, ड्यूट्रॉन का, इंटू के डिवाइडेड बाई q किसका, ड्यूट्रॉन का, इंटू b। अल्फा पार्टिकल की बात आएगी तो 2m किसका, अल्फा का, इंटू के डिवाइडेड बाई q किसका, अल्फा पार्टिकल का, इंटू b, ये हो जाएगा। ओके, अब यहां से प्रोटॉन का मास कितना होता है, ड्यूट्रॉन का क्या होता है, अल्फा कण का कितना होता है, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, ड्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, इसको हम लोग यहाँ पर साइड में देख लेते हैं। इसको साइड में हमें दो चीजें देखना है, क्या क्या देखना है, हमें मास देखना है और चार्ज देखना है। तो प्रोटॉन का मास मान लो कि m होता है, तो ड्यूट्रॉन का मास उसका 2 गुना होता है 2m, और अल्फा पार्टिकल का मास उसका 4 गुना होता है 4m हो जाएगा। प्रोटॉन का m तो ड्यूट्रॉन का 2m और अल्फा पार्टिकल का मास 4 गुना होता है। ओके, क्योंकि इसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, 2 मिलकर के 4 हो जाता है। चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज E मान लो तो न्यूट्रॉन का चार्ज भी E ही रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज सेम होता है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज उसका 2 गुना होता है, मतलब ये 2E हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कीजिए, अगर यहां से देखेंगे तो के सब में सेम है, 2 सब में सेम है, कैंसिल आउट, B और B कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √m डिवाइडेड बाई इसका कितना है E इज इक्वल टू, यहां पर कितना हो जाएगा, √ ड्यूट्रॉन का हो जाएगा 2m डिवाइडेड बाई E, यहां पर √ अल्फा पार्टिकल का हो जाएगा 4m डिवाइडेड बाई 2e। ओके, यहां से अगर देखो तो √m मतलब यम कैंसिल आउट हो जाएगा, e और e कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 1:2, यहां पर आ जाएगा √2:4 का √2 हो जाएगा, 2 बाहर आएगा और 2 नीचे भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। मींस हमारा आंसर आ जाएगा 1:√2:1। ओके, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। और अगर इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करें और यही क्वेश्चन रहने दें, 3 चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेट विद सेम काइनेटिक एनर्जी ना करके इसके स्थान कर दें सेम पोटेंशियल V एंड मूव परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। यही क्वेश्चन रहे, सिर्फ हम कर दें पोटेंशियल V से एक्सेलरेट किया गया है, तब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, तब क्या होगा, तब हमारे रेडियस का रेशियो क्या आ जाएगा। हम लोग जानते हैं R इक्वल टू इतना होता है, R इक्वल टू इतना होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा आ गया है पोटेंशियल, तो हम लोगों को पोटेंशियल वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। और पोटेंशियल वाला फार्मूला क्या था, √2m के स्थान पर आ गया था qv डिवाइडेड बाई qb, और इसको जब सॉल्व किया गया तो ये आ गया था R इक्वल टू पूरे का वो √2mv डिवाइडेड बाई qb², ये आया। ओके, तो यही फार्मूला यहां पर भी हो जाएगा। इसको रिमूव कर दूं, ये वाला क्वेश्चन लगाने के लिए रिमूव कर रहा हूं मैं। चलिए, अब इस केस में देखिए कि कितना आ जाएगा। R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू वही 2m, किसका, प्रोटॉन का m, प्रोटॉन का m मास m ही है,
पोटेंशियल, सबका पोटेंशियल V ही है, डिवाइड बाई चार्ज किसका, प्रोटॉन का चार्ज है E और V स्क्वायर सबका सेम ही रहेगा, इनटू ड्यूट्रॉन की बात करेंगे तो 2, ड्यूट्रॉन का मास होता है 2m इनटू V के स्थान पर सबका सेम ही है, सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया है, Q की वैल्यू E ही होगी ड्यूट्रॉन के लिए, इनटू V स्क्वायर। अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे तो ये अंडर रूट 2m, मास है 4m इनटू V, पोटेंशियल सेम पोटेंशियल V है, डिवाइड बाई Q की वैल्यू है 2e इनटू B स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब अगर यहां से देखेंगे तो B स्क्वायर E कैंसिल आउट, 2m कैंसिल आउट हो जाएगा, V और V कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, मतलब 1:2, यहाँ पर बचा √2 और कुछ नहीं, यहाँ से 2 2 जा 4 तो ये आ जाएगा √2, ये आ जाएगा रेशियो। ओके, आप लोग जल्दी से इसको नोट कीजिए। अगर इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करें, सेम क्वेश्चन यही रहने देते हैं, हम सिर्फ ये कह देते हैं मूव परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड, यहां रेडियाई के स्थान पर हम कर देते हैं टाइम पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी आने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। टाइम पीरियड हम नीचे लगा लेते हैं, टाइम पीरियड T किसका लिए, T प्रोटॉन के लिए, इस 2 टाइम पीरियड किसके लिए, ड्यूट्रॉन के लिए, इस 2 टाइम पीरियड किसके लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, और टाइम पीरियड T इक्वल टू हम लोग जानते हैं 2πm अपॉन Q इंटू B। अब अगर यहां से देखो तो T की वैल्यू 2π तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज ही नहीं होगा, B तो कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, m और Q, मीन्स यहां से हम लिख सकते हैं T इज प्रोपोर्शनल टू m बाई Q, सिर्फ m और Q हम लेते हैं, m अपॉन Q, m किसके लिए, प्रोटॉन के लिए m होगा, डिवाइड बाई प्रोटॉन के लिए चार्ज E होगा, इस 2 ड्यूट्रॉन के लिए 2m होगा, चार्ज कितना होगा, E होगा, अल्फा पार्टिकल के लिए 4m होगा और इसके लिए 2e होगा, ठीक है, चार्ज 2e होगा, m बाई e कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, तो ये क्या आ गया 1:2, ये आ गया टाइम पीरियड का रेशियो। क्लियर? तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। नोट कर लिए? जल्दी से नोट कीजिए, रिमूव कर रहा हूं इधर का। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग लगा सकते हैं, ये IIT 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आउटवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, और इसके अंदर 2 चार्ज पार्टिकल हैं A और B, 2 चार्ज पार्टिकल हैं A और B, दोनों का चार्ज Q सेम है, इसका भी चार्ज Q है, इसका भी चार्ज Q है, इसकी भी वेलोसिटी V है, इसकी भी वेलोसिटी V नहीं, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है और इनका मास अलग अलग है, इसका मास है ma और इसका मास है mv, और इसकी वेलोसिटी है va और इसकी वेलोसिटी है vb, ठीक है। और इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में 2 चार्ज है, दोनों का चार्ज सेम है और इस तरीके से 2 पथ पर मोशन कर रहे हैं, एक है इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, सेंटर नहीं गिवन है, दोनों का मास अलग अलग है, इसका मास ma, इसका मास mb, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, इसकी वेलोसिटी va और इसकी वेलोसिटी vb। अब पहली कंडीशन है ma इंटू va इज ग्रेटर देन, मतलब पहला ऑप्शन है ma इंटू va इक्वल टू mb इंटू vb, सेकेंड है ma va इज लेस देन mb vb, थर्ड है va इज लेस देन vb एंड ma इज लेस देन mb, फोर्थ ऑप्शन है va इज इक्वल टू vb एंड ma इज इक्वल टू mb,
ये गिवन। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग जल्दी से इसे जो है सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसको टिक कीजिए और कमेंट करके बताइए। जल्दी से कमेंट कीजिए, सॉल्व कीजिए जल्दी से। ये IIT JEE 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को। यहां से अगर इसे देखिए तो इसका सेंटर कहीं यहां तो होगा ही, सेंटर इसका कहीं ना कहीं तो होगा सेंटर। और अगर ये सेंटर होगा, इसकी रेडियस क्या होगी, RA होगी, इसकी रेडियस क्या होगी, RB होगी, यही तो होगा। अब यहां से देख करके हम लोग बता सकते हैं कि RA इज ग्रेटर देन RB है। डायग्राम देखो और डायग्राम देख करके आराम से इतना लिख सकते हो, ये ज्यादा है ये कम है। RA इज ग्रेटर देन RB और RA इक्वल टू हम लोग जानते हैं MV/QB, यही तो होता है। ये भी यही होगा MV/QB और ये A के लिए है इसलिए MAVA हो जाएगा और ये B के लिए MBVB हो जाएगा। ओके, दोनों का चार्ज सेम है क्योंकि दोनों का के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो ये और ये कैंसिल आउट। मतलब क्या आया, यहां से आया MAVA इज ग्रेटर देन MBVB, ये आ गया। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। ओके, जल्दी से नोट कीजिए आप लोग इसको भी, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। ये दो क्वेश्चन आप लोगों को गिवन हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना है और ये दोनों ही नीट में आए हुए क्वेश्चन हैं। इनको सॉल्व करके इनका आंसर कमेंट करना है, आपको बताना है। आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं जो कि JEE 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। और JEE 2010 में आया हुआ क्वेश्चन क्या है, वो इस तरीके से है कि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में है, इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड B है और इसमें सेम मास दो चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहे हैं। एक है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, एक है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है D, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस D है। ये भी चार्ज पार्टिकल इधर मोशन कर रहा है और ये चार्ज पार्टिकल इधर, ये V1 वेलोसिटी से, ये V2 वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। इसका मास m है और इसका भी मास m है। इसका भी चार्ज Q है, इसका भी चार्ज Q है। बस एक कंडीशन है कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। इस तरीके से सेम मास सेम चार्ज के दो चार्ज पार्टिकल सेम मैग्नेटिक फील्ड में V1 और V2 वेलोसिटी से इंटर करते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस है D। तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल आपस में नहीं टकराएंगे, ये दोनों चार्ज पार्टिकल आपस में नहीं टकराएंगे। इस चीज की कंडीशन क्या होगी, और वो कंडीशन चार ऑप्शन गिवन है आप लोगों को और वो चार ऑप्शन क्या है कि D इज ग्रेटर देन QB MB ये हो जाएगा M/QB V1 प्लस V2। दूसरा ऑप्शन है D इज लेस देन M/QB V1 प्लस V2 और थर्ड ऑप्शन है D इज ग्रेटर देन 2M/QB V1 प्लस V2। फोर्थ ऑप्शन है V1 इज इक्वल टू V2। मीन्स ये दोनों आपस में नहीं टकराएंगे। इस बात की कंडीशन कौन सी होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसको आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताइए आप लोग, एक बार ट्राई कीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए जल्दी से। जब मैं कहूं कि वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए तो एक्चुअल में आप लोग ट्राई कीजिए, तभी आप लोगों को सही से समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। एक बार आप कोशिश तो कीजिए। चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिए। ये दोनों आपस में नहीं टकरानी चाहिए, इस चीज की कंडीशन क्या है। सबसे पहले तो ये देखिए, ये इस तरीके से मोशन कर रहे हैं कि ये किस पथ पर मोशन कर रहे हैं, किस पथ पर मोशन करेंगे।
अगर यहाँ पर देखिए कि इस पर फोर्स किधर लगेगा, तो हम लोग फोर्स की डायरेक्शन मींस मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उस पर फोर्स लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड पाल रूल लगाएंगे। मींस ये चारों उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये मोशन की डायरेक्शन में, ये मोशन की डायरेक्शन, इस पर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। इस वाले पर फोर्स जो लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। इस पर फोर्स किधर लगेगा, चारों उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठा मोशन की डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है। मींस अंगूठे को इधर कर दो, मींस नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इधर जाएगा। मींस इस डायरेक्शन में कर दो। फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, इधर। ये परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मोशन इस डायरेक्शन में, एक दूसरे को परपेंडिकुलर, मतलब ये सर्किल में मोशन करेगा। ये भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मोशन इस डायरेक्शन में, कैसा, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हो जब V और B दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, जब V और B दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, सर्किल में मोशन करता है। ये भी सर्किल में मोशन करेगा, ये भी सर्किल में मोशन करेगा। ये जब सर्किल में मोशन करेगा तो कुछ इस तरीके से करेगा, ये जब सर्किल में मोशन करेगा तो कुछ इस तरीके से करेगा। लेकिन ये एक दूसरे से टकराना नहीं चाहिए। जब ये दोनों एक दूसरे से कब नहीं टकराएंगे, कब नहीं टकराएंगे ये हमें देखना है। अब ये चीज अगर देखा जाए तो ये इसका क्या हो जाएगा, डायामीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका डायामीटर हो जाएगा। ये डायामीटर R1 अगर है तो ये 2R1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2R2 हो जाएगा। मींस ये जो D की वैल्यू है, मींस ये जो D की वैल्यू है, ये या तो 2R1 प्लस 2R2 के इक्वल होना चाहिए, ये और ये इक्वल हो जाए तब भी नहीं टकराएगा, या इससे ग्रेटर हो जाए तो बिल्कुल नहीं टकराएगा, इनके बीच में स्पेस रहेगा। मींस ये 2R1 और ये 2R2 दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये D से क्या आना चाहिए, छोटा होना चाहिए, मतलब D इन दोनों से बड़ा होना चाहिए। जब D इज ग्रेटर देन 2R1 प्लस 2R2 होगा तभी 2R2, तब ये एक दूसरे को नहीं टकराएंगे। तो D इज ग्रेटर देन 2, कॉमन ले लो, R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू हम लोग जानते हैं m v1, वेलोसिटी v1, m v1 अपान qb, और उसकी हम लोग जानते हैं m v2 अपान qb। अब इसमें एक v कॉमन ले लीजिए, d इज ग्रेटर देन 2, m कॉमन ले लीजिए अपान qb कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा, v1 प्लस v2 बचा, यही तो बचा। और अब आप लोग देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन, d इज ग्रेटर देन 2m अपान qb इनटू v1 प्लस v2। अब आप लोग देख रहे हो 2 से 3 लाइन के क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन जेई में आ जाते हैं। कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपको स्टेप आना चाहिए, तो करने का तरीका आना चाहिए। अगर आपको मेथड मालूम है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और अगर आप लोगों को इससे कुछ भी सीखने को मिलता है, समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। ओके, थैंक यू सो मच।